है, एक आध घंटे बाद आऊं, आप लोग जैसा बोलो है। फिर आ गया तो मुंह बंद करके बैठ जाओ, हर बार वही सिखाना पड़ता है बच्चे टाइप का। निकालो कॉपी, कहाँ तक हो गया? तो हो गया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन पॉइंट, वो लिखवा पॉइंट लिखवा दिया था, तीन चार तो ग्राफ शिफ्ट शिफ्ट टुवर्ड्स राइट करके लिखा दिया था, लास्ट पॉइंट शिफ्ट टुवर्ड्स राइट लिखा दिया था। लिखेंगे भैया, अगली लाइन में लिखेंगे ऑन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व, ऑन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व, पिछली क्लास से आगे है ना बेटा, ऑन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व we can mark on Maxwell Boltzmann curve we can mark activation energy, we can mark activation energy। ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व अपन ने पिछली क्लास में देखा था। इधर था आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इधर था काइनेटिक एनर्जी किलो जूल पर मोल में। इसमें बेटा अपन लोगों ने ये हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ था। इसमें हम लोगों ने मार्क कर लिया कि यह है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन वो एनर्जी है जो रिएक्शन कराने के लिए रिक्वायर्ड। एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा और रिएक्शन में भाग ले लेगा। ठीक, अब अगर मैं इसको ऐसे ऊपर की ओर खींच दूं, ऐसा ना, ऊपर तक जान दो, तो ये फ्रैक्शन है जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के या तो बराबर या तो उससे ज्यादा है। तो ये वाला फ्रैक्शन कैसा हो गया? जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी है, ये हो गया एक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक, ये वाला क्या हो गया? इनएक्टिव मॉलिक्यूल। रिएक्शन में कौन सा भाग लेगा? एक्टिव। तो ये वाला मॉलिक्यूल रिएक्शन में भाग लेगा। समझ में आया? ठीक, अब फिर हमने क्या किया, ये ग्राफ बनाया था हमने, याद करो, आप देखो कॉपी में याद क्या करो, देखो दिख रहा होगा, टी केल्विन पे बनाया। फिर हमने क्या किया, ग्राफ को 10 केल्विन बढ़ा के बनाया। तो जब हमने 10 केल्विन के बाद बनाया तो हम लोगों को ग्राफ कुछ इस तरीके का मिला, ऐसा मिला। ये वाला ग्राफ क्या हो गया? T प्लस 10 केल्विन पे। तो एक्टिवेशन एनर्जी अभी भी यही है। पहले देखो आप, ये जो व्हाइट वाले मॉलिक्यूल्स थे इनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा थी। अब ये वाले मॉलिक्यूल्स जो नजर आ रही है इनकी एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। तो पहले इतने, ये जो एरिया दिख रहा है स्क्वायर टाइप का, इस टाइप के एरिया में मॉलिक्यूल थे जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा थी। अब वो इतना बड़ा हो गया है, उसका फ्रैक्शन लगभग कितना हो गया है? 2 गुना। समझ में आया? 2 गुना, मतलब पहले अगर x लोग एक्टिव थे तो अब 2x लोग एक्टिव है। तो अब रिएक्शन में पहले x लोग भाग ले रहे थे, अब कितने लेंगे? 2x। ज्यादा लोग भाग लेंगे तो रिएक्शन का रेट कितना गुना हो जाएगा? लगभग 2 से 3 टाइम्स जो अपन लोगों ने पीछे पढ़ा। समझ में आ गया? पक्का? ठीक, ये वाला ऐसा ग्राफ बनाओ बना फिर से वापस, क्योंकि उसमें नहीं करना, उसमें कचकच हो जाएगा, जगह नहीं उसमें। ऐसे आप ये वाला ग्राफ बनाओ ऐसा। ले प्रियांशी, और अंदर घुस जाओ बेटा।
हो गया, बना लिए, चित्र बना लिए। नीचे लिखेंगे भी द मॉलिक्यूल्स हैविंग this activation energy, the molecules having this activation energy can take part in chemical reaction, can take part in chemical reaction and are called active molecules. The molecules having this activation energy can take part in chemical reaction and are called active molecules. ठीक, अगली लाइन में लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, on increasing temperature by 10 degree centigrade or 10 Kelvin, on increasing temperature by 10 degree centigrade or 10 Kelvin, the fraction of molecules having energy equal to or greater than, having energy equal to or greater than, having energy equal to or greater than activation energy, हाँ जी, नहीं चाहिए मैडम, हैविंग एनर्जी क्या बोला मैं, इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी बिकम्स 2 to 3 times, बिकम्स 2 to 3 times। समझ में आया? ये लगभग फिलहाल कितना दिख रहा है, 2 गुना, 2 से 3 गुना हो जाता है। जब एक्टिव मॉलिक्यूल 2 से 3 गुना हो गया तो रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाएगा, 2 से 3 टाइम्स। देयरफॉर ऑन इंक्रीजिंग, उसी में आगे लिख लो, देयरफॉर तो मतलब उसी का पार्ट हो गया। देयरफॉर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर by 10 degree centigrade or 10 Kelvin, by 10 degree centigrade or 10 Kelvin, rate of a reaction ब्रैकेट में लिखना और वैल्यू ऑफ के, रेट ऑफ अ रिएक्शन ब्रैकेट में लिखना और वैल्यू ऑफ के ब्रैकेट बंद करना, becomes 2 to 3 times, becomes 2 to 3 times। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, ऊपर देखो, हम लोगों ने हेडिंग डाली होगी कोई रीजन, है ना, पीछे, उसके पीछे जाओ और पीछे हमने डाली होगी रीजन वाई के बिकम्स 2 to 3 times ऑन 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये डाला था। तो 10 डिग्री राइज करने से क्यों के 2 से 3 गुना हो जा रहा है, क्योंकि 10 डिग्री राइज करने से एक्टिव मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन 2 से 3 गुना हो जा रहा है, इसलिए रिएक्शन का रेट भी कितना हो जाएगा, 2 to 3 टाइम्स। समझ में आ गया? पक्का? ठीक, बन जाएगा। एक चीज लिखेंगे, एनसीईआरटी में एक डेटा लिखा हुआ है, कहां से आया वो उसमें नहीं दिया है, ना हमें उसमें जाना है। ठीक है, लाल रंग के पेन से लिखना काम की चीज है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स उसी के नीचे लिखेंगे, ये आगे काम आएगा अपने को। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी greater than equal to ये, fraction of molecules having energy greater than equal to ये, मतलब या तो एनर्जी उनकी ये के बराबर हो या उससे बड़ा हो, इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू ये इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये याद रखना है, ये एनसीईआरटी से आया है, इसके पीछे का जो डेरिवेशन है अपने काम का नहीं है, केवल इतना याद रखना है। हो जाएगा इतना याद? चलो आगे बढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे भैया, क्या पहले पढ़े, हेडिंग डालेंगे कोलिजन थ्योरी, हेडिंग डालेंगे कोलिजन थ्योरी।
कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी। ठीक, मेरे पास एक रिएक्शन कराना है मेरे को, उस रिएक्शन में मेरे को ए और बी को आपस में मिला के प्रोडक्ट बनाना है। ए और बी मिलके प्रोडक्ट बना रहे। इस शीशी में मेरे पास ए है और ऐसी एक और शीशी है उसमें बी है। ये दोनों अलग अलग रखे हुए हैं। प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? प्रोडक्ट बनाने के लिए दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में डालना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, टकराएंगे, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या कहती है थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फॉर अ रिएक्शन टू ऑकर, according to this theory, for a reaction to occur, comma, collisions between reactant molecules, collisions between reactant molecule is essential, is essential। कोलिजन होना क्या है? जरूरी। नहीं टकराएंगे तो रिएक्शन कैसे, अलग अलग कैसे होगा? रिएक्शन मिलेंगे तब तो होगा, दूर दूर से तो नहीं हो जाएगा, है ना। लिखेंगे भैया, फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, लिए कोलिजन बिटवीन ए एंड बी इज एसेंशियल। ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, नीचे लिखेंगे कोलिजन बिटवीन ए एंड बी इज एसेंशियल। ए और बी का आपस में टकराना जरूरी। समझ में आ गया यहाँ तक की बेसिक बात। अब कितनी बार टकरा रहे हैं उसको हम लोग डिनोट करते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी से। काय से डिनोट करते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसको जेड से डिनोट करते हैं। काय से? जेड। कोलिजन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या मतलब होता है? कोई चीज कितनी फ्रीक्वेंट है, कितनी बार हो रही। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कोलिजन कितनी बार होंगे। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी हेडिंग डालो, साइड हेडिंग, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, सिंबल लिखो जेड। ठीक, ये क्या मतलब होगा? कितनी बार कोलिजन हो रहा है ना। अब मान लो एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, एक रिएक्शन हो रहा है टेस्ट ट्यूब 1 में और एक टेस्ट ट्यूब 2 में हो रहा है। यहां 20 कोलिजन हो रहे हैं, यहां 40 कोलिजन हो रहे हैं। किसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? ये जो कोलिजन 40 कोलिजन है ये हो रहे हैं 20 सेकंड में, और ये जो 20 कोलिजन हो रहे हैं 1 सेकंड में हो रहे हैं। किसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? तो केवल नंबर ऑफ कोलिजन बताने से काम चलेगा क्या? कोलिजन के साथ क्या डिफाइन करना पड़ेगा? टाइम, है ना। अब मान लो ये जो है, ये मान लो मेरे पास, कैसे करूं मैं, 40 कोलिजन इन 20 सेकेंड, या ऐसा, चलो 20 कोलिजन हो रहे हैं, इसमें 40 कोलिजन हो रहे हैं, इसके 20 कोलिजन हो रहे हैं इन 1 सेकेंड, इसके भी 40 कोलिजन हो रहे हैं इन 1 सेकेंड। कौन सा ज्यादा है? टेस्ट ट्यूब 2 वाला ज्यादा है। 20 हो रहे हैं, इसके 40, सेम टाइम कर दिया मैंने। ये हो रहे हैं इन 5 लीटर रिएक्शन मिक्सचर, और ये हो रहा है इन 1 लीटर रिएक्शन मिक्सचर। अब बताओ किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? 1 की या 2 की? 1 की। क्योंकि इसके 5 लीटर होगा तो इसके 1 लीटर में 20 हो रहे हैं, 5 लीटर होगा तो 100 हो जाए। तो केवल मेरे को कोलिजन का नंबर बताने से काम चलेगा क्या? मेरे को कोलिजन पर यूनिट टाइम भी बताना पड़ेगा, और केवल टाइम बताने से काम चलेगा क्या? साथ साथ क्या बताना पड़ेगा? पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आया? तो लिखेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स, it is the total number of collisions between, it is the total number of collisions between reactant molecules, it is the total number of collisions between reactant molecules taking place
per unit time, taking place per unit time, per unit volume, per unit time, per unit volume of the reaction mixture. ठीक है, पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर. ठीक, अगली लाइन में लिखेंगे फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन हटना में, फॉर द रिएक्शन A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ZAB. कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम लोग काय से दर्शाते हैं? ZAB से. ठीक, Z और AB से दर्शाते हैं. यहां तक आगे समझ. ये ZAB क्या है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर. समझ आ गया यहां तक? अब इसमें से कुछ कोलिजन ऐसे होंगे जो बहुत एकदम, समझ रहे हो आप, ऐसे धीरे से एकदम प्यार से कोलाइड हो रहे हैं. हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा? रिएक्शन के होने के लिए मॉलिक्यूल्स के पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, जिसको हम लोग कौन सी एनर्जी कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी. जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है वो लोग रिएक्शन में भाग नहीं ले पाएंगे. अभी ये जो ZAB है ये क्या दिखा रहा है? ये ZAB दिखा रहा है टोटल कोलिजन्स. ठीक, क्या दिखा रहा है? टोटल कोलिजन्स. सारे जिसकी एनर्जी सफिशिएंट है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं. समझ में आ गया? लेकिन प्रोडक्ट फॉर्मेशन कौन लोग करेंगे? जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी होगी या जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगी? होगी, वो लोग प्रोडक्ट पे बदलेंगे. जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है वो लोग ऐसे ही रह जाएंगे. समझ में आया? आप इतना सारा बच्चा पेपर दे रहा है, नीट का पेपर, 22 लाख बच्चा पेपर दिया, 22 लाख का 22 लाख सिलेक्ट हो जाएगा कि? कौन सा सिलेक्ट होगा? जिसके पास सफिशिएंट नंबर होगा, एनर्जी होगा. समझ में आ गई बात? तो वही अपने को भी चाहिए. तो लिखेंगे भाई आउट ऑफ ऑल द कोलिजन्स, out of all the collisions, only those collisions will result, only those collisions will result in product formation which have energy equal to or greater than activation energy, equal to or greater than activation energy. उस दिन अपन लोग एक दिन पढ़ रहे थे, एक थ्योरी पढ़ रहे थे जिसमें वो ऐसे एक रास्ता था, यहाँ से उधर जाना था. जो लोग यहाँ से जंप कर जा रहे थे वो लोग कायम बदल जा रहे थे प्रोडक्ट में, है ना. जो लोग अपनी जगह में बैठे रहेंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे क्या? नहीं. आदमी पहले यहाँ तक आ रहा था, कोशिश कर रहा था, है ना. तो जिन्होंने कोशिश करी, मान लो दिस इज टोटल कोलिजन, है ना. हर कोई यहाँ तक पहुंच पाएगा क्या? जो लोग यहाँ तक पहुंच पाएंगे वो लोग क्या कहलाएंगे? एक्टिव मॉलिक्यूल. जो नहीं पहुंच पाएंगे वो लोग क्या कहलाएंगे? इनएक्टिव मॉलिक्यूल. समझ में? मान लो 100 लोग आए यहाँ दौड़ने के लिए, है ना. 100 लोग आए, लेकिन केवल 50% लोग या केवल हाफ लोग ही ऐसे थे जिनकी एनर्जी यहां तक पहुंचने के लिए सफिशिएंट थी. तो कितने लोग उस पार जा पाएंगे? 100 लोग आए थे, 100 लोग. ये क्या है? दिस इज द टोटल कोलिजन. क्या है ये? टोटल कोलिजन. जितने लोग रिएक्शन में भाग लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, लेकिन केवल हाफ वो फ्रैक्शन है, मतलब हाफ लोग ही ऐसे हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है. तो कितना प्रोडक्ट बन सकता है यहाँ? 50 लोग बना सकते हैं. समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक. तो टोटल कोलिजन हमारे क्या हो गया भैया फिलहाल? ZAB. अब हमको वो फ्रैक्शन पता लगाना है जिनकी एनर्जी क्या हो? इससे ज्यादा हो या इससे कम हो? ज्यादा हो. तो अपने को चाहिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स
हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन हो या इक्वल टू भी चल जाएगी, किसके? एक्टिवेशन। ये फ्रैक्शन कहां से लाए बताओ? है? अरे क्या नाम है तुम लोगों का? वो कौन था वो मछली की आंख देखने वाला? अर्जुनो, थोड़ा ऊपर देखो, दिखा ना ऊपर। क्या हो जाएगा बोलो? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ई की पावर माइनस ई बाय आर टी। समझ में आया? नाउ, अरे यार हटना भाई। हाँ, नाउ देखना इधर, टोटल कोलिजन्स, टोटल कोलिजन्स कितने हो गए? जेड ए बी। समझ में आया? कोलिजन्स विथ एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, बोलो जेड ए बी इंटू ई की पावर क्या? माइनस ई बाय। टोटल लोग कितने दौड़े? 100। हाफ लोगों की एनर्जी ज्यादा थी तो आपने क्या बताया? 50 लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। कैसे निकाला आपने? उस 100 को उस हाई एनर्जी वाले फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया। समझ में आ गया? यहां पर भी अपन वो कर देंगे, जेड ए बी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? ई की पावर माइनस ई बाय टी। इतने लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, इतना रिएक्शन का रेट होगा, तो यहां से आ गया हमारा कोलिजन विद एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी की जगह हम लिखेंगे के, रिएक्शन का रेट जेड ए बी इंटू ई की पावर क्या? माइनस ई बाय आर टी। समझ में आ गया? एक इक्वेशन और पढ़ा था हम लोगों ने पीछे, इतने दिन से पढ़ रहे थे, किसी का नाम याद है क्या इक्वेशन का? आर्हीनियस इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस इक्वेशन, याद है क्या आर्हीनियस इक्वेशन? के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई बाय आर टी। अगर मैं दोनों को कंपेयर कर दूं, ऑन कंपेयरिंग क्या नजर आ रहा है आपको? जेड ए बी किसके बराबर है? तो ए इज इक्वल टू जेड ए बी। ये इक्वेशन याद है क्या? जरा एक बार खोलना तो, कहां लिखा है कॉपी में? ढूंढो जल्दी से, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, जल्दी ढूंढो। कौन से चैप्टर में है? वेरी गुड, केमिस्ट्री में ही है, इसी चैप्टर में देखो, जल्दी मिलेगा। इतना पीछे नहीं है लाडो रानी। दूसरी कॉपी। झूठ बोलती भैया, एकदम मुंह मुंह पे झूठ बोल देती। क्या बोल रही मालूम है? इसमें नहीं लिखा है, दूसरी कॉपी में है। तेरे पे दूसरी कॉपी है ही नहीं, है झूठ बोलती। आओ, मिल गया क्या वो इक्वेशन? क्या क्या मिला आपको? क्या क्या मिला? ए मिला? मिला ए? ए का क्या नाम लिखा है वहां? पढ़ना जरा, 3 तो नाम लिखवा है। एक लिखा है आर्हीनियस कांस्टेंट, मिल गया? क्यों आर्हीनियस कांस्टेंट बोल रहे हैं उसको? क्योंकि आर्हीनियस ने दिया था। और एक नाम लिखा है, क्या लिखा है? उसके पहले वाला पढ़ो ना, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्यों बोल रहे हैं? एक्सपोनेंट के। और एक क्या नाम दिया है? क्यों दिया है? कोलिजन फैक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी को। समझ में आया? इसको नोट करो, मैं आ रहा हूं एक तो फोन लेके जल्दी से। हाँ मनु भैया, हो गया ना? तो ऊपर से 3600 रुपये ले लो।
फोन में, अच्छा बोलो भैया फोन आया था, लिख लिए यहां तक के। हाँ लिखेंगे देयरफॉर, नीचे लिखेंगे देयरफॉर A is called, therefore A is also called, therefore A is also called collision factor. A is also called collision factor along with Arrhenius constant, along with Arrhenius constant and pre-exponential factor, along with Arrhenius constant and pre-exponential factor. समझ में आ गया भैया? ठीक, जब मैं वहां पढ़ा रहा था तो मैंने दो नाम उसके आपको उसी समय समझा दिए थे, आर्हिनियस जो कि आर्हिनियस ने ढूंढा, प्री एक्सपोनेंशियल जो कि एक्सपोनेंट के पहले आता है, वहां उस समय मैंने बोला था कोलिजन फैक्टर क्यों कहते हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो आज मैंने पढ़ा दिया कि ए को हम लोग कोलिजन फैक्टर क्यों कहते हैं। समझ में आ गई बात भैया? ठीक हो जाएगा, है ना। अब जितने भी कोलिजन हो रहे हैं सारों से प्रोडक्ट बनेगा क्या? नहीं। कौन से कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा? जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है उससे ज्यादा। अब इसमें भी जो है, इसमें भी सारों से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। आप इमेजिन करो कि इधर से एक स्कूटी में, है ना, दो कन्याएं आ रही है ना, और इधर से जो है भाई साहब एक ठो बाइक में, आज मैं देखा है भाई थोड़ी बाइक में आया ऐसे करके, है नी, हाथी का दो ठो जैसे भैंसे सींग होता नहीं ऐसे करके, वही वाली, है ना, बड़ी गाड़ी बाइक है ना, ऐसे आया। तो ऐसी वाली गाड़ी में दो लड़के आ रहे हैं, इनका कोलिजन हो जाता है। लड़कियां ऐसे आ रही हैं, लड़के ऐसे आ रहे हैं, और हेड ऑन कोलिजन, ऐसे मार दिए एक दूसरे को, है ना, गिर गए, उठे, एक दूसरे गाली दिए, चल दिए। प्रोडक्ट बन पाएगा? नहीं, कुछ नहीं प्रोडक्ट पाए। अब देखो आप दूसरा केस, ये लड़कियां ऐसे आ रही हैं, लड़के ऐसे आ रहे हैं, ऐसे हो गए, है नी, पैरेलली हो गए। अब इनकी बातचीत चालू हुई, आप लोग नहीं हो, ये अदर लोग हैं, है ना, इनकी बातचीत चालू हुई, है ना, ये दो दोस्त थे, ये दो सहेलियां थी, बातचीत चालू हुई, इसका और इसका बॉन्ड बन गया, इसका और इसका मतलब आगे वाली बॉन्ड बन गया, पीछे वाली बॉन्ड बन गया। थोड़ी देर में ये इन दोनों की दोस्ती टूट जाएगी, है ना, कम हो जाएगी, और फिर क्या होगा, वो गाड़ी, आप समझदार हो इसके आगे, है ना, कि है ना, गाड़ी में जो राइडर्स है उनका जो है ना सब चेंज हो जाएंगे, है ना, समझ में? तो वैसे ही कुछ यहां भी होने वाला है, देखना, है ना। अच्छा, ये वाला जो कोलिजन है, अब इससे कुछ प्रोडक्ट बनेगा, है ना, जो ऐसे वाला इससे कुछ होगा, ऐसे कोलिजन होने से प्रोडक्ट। तो ये कोलिजन जो है, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर कोलिजन या इफेक्टिव कोलिजन। दिस कोलिजन इज कॉल्ड इनएक्टिव कोलिजन, है ना, इनइफेक्टिव कोलिजन या इम्प्रॉपर कोलिजन। समझ में आया? तो लिखेंगे out of the collisions having sufficient energy, out of the collisions having sufficient energy, only those collisions will result in product formation. Only those collisions will result in product formation which have proper orientation, which have proper orientation, प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा जिसका। जैसे इधर देखना भैया, प्रॉपर ओरिएंटेशन का एग्जांपल, प्रॉपर ओरिएंटेशन है ना, या इफेक्टिव कोलिजन भी बोलते हैं इसको, जो काम का कोलिजन है। देखना इधर रिएक्शन हो रहा है A2 प्लस B2, दोनों मिलके 2AB बना रहे हैं। देखना भैया इधर, ये हो गया A2, A और A के बीच बॉन्ड बना है, ये हो गया B2, B और B के बीच बॉन्ड बना है। ये दोनों आए, एक दूसरे से टकराए कुछ इस तरीके से, ऐसे A और A, B और B, धीरे धीरे जो है हरा रंग का है,
ए और बी के बीच का बॉन्ड, तो ज्यादा ही डार्क हो गया, धीरे धीरे ए और बी के बीच का बॉन्ड क्या होगा, हरा रंग से बनाया, बनने लगेगा, समझ में आया। और धीरे धीरे ए और ए के बीच का बॉन्ड टूटने लगेगा, है ना। वैसे बी और बी के बीच का बॉन्ड भी क्या होगा, टूटने लगेगा। थोड़े समय के बाद क्या होगा, ए और बी के बीच का बॉन्ड पूरे तरीके से टूट जाएगा, क्या बन जाएगा, ए बी, ये वाला बॉन्ड पूरा बन गया, प्लस ए बी, ये वाला, ये बॉन्ड भी पूरा बन गया। ऐसे कोलिजन को क्या बोलते हैं अपन, इफेक्टिव कोलिजन, प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन या जिसको कह लो इनइफेक्टिव कोलिजन, इनइफेक्टिव कोलिजन क्या हो जाएगा, अपने पास एक ये ए और ए है और ये बी और बी है, ये सीधा ना आकर के ऐसे मर जाए, है ना, ऐसे आ जाए एक दूसरे के पास में, ऐसे टकरा जाए, ऐसे में ए और ए तो फिर भी ठीक है, मतलब ये दोनों तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये पीछे वालों का तो कुछ नहीं हो रहा है ना। तो ऐसे केस में बॉन्ड बनेगा क्या, नहीं बॉन्ड नहीं बनेगा, ये लोग टकराएंगे, ऐसे टकराएंगे और टकरा के फेंका जाएंगे, बाउंस बैक। ऐसा, ये क्या हो गया भैया, आपका बाउंस बैक हो गए, समझ में आया भैया। इसमें प्रोडक्ट बनेगा क्या, नहीं बाउंस बैक या बाउंस ऑफ, इस टाइप का कुछ लिख लो, बाउंस ऑफ विथ नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। तो कौन सा कोलिजन अपना प्रोडक्ट बनाने में सक्षम है, जिसके पास सफिशिएंट एनर्जी भी हो और जिसका ओरिएंटेशन भी प्रॉपर, दोनों चीजें होंगी तभी क्या बनेगा, प्रोडक्ट, नहीं तो नहीं बनेगा। समझ में आ गई बात, पक्का। चलो ये चित्र बनाओ फटाक से। तो अब हमको एक नया फैक्टर चाहिए, है ना, एक नया फैक्टर चाहिए जो क्या बताए हम लोगों को कि जितने कोलिजन हो रहे हैं उसमें से इफेक्टिव कोलिजन कितने, सारे कोलिजन इफेक्टिव हैं, 1/3 इफेक्टिव है, 2/3 इफेक्टिव है, या क्या है, जो भी। अगले हफ्ते फिर से एक टेस्ट है, मैं पहले बता दिया था आप लोगों को, इस हफ्ते तो है ही, अगले हफ्ते फिर से एक टेस्ट है जिसमें केवल और केवल
हाँ, कौन सा चैप्टर है? लिक्विड सॉल्यूशन वाला चैप्टर आएगा भैया, ठीक है। तो सब रिवाइज कर लेंगे, टेस्ट सब लोग देंगे, जो नहीं देंगे टेस्ट उसे घर फोन लगाया जाएगा भैया, है ना। तो आप टेस्ट जरूर दें। हम लोग नहीं चाहते फोन लगाना, हम तो किसी को नहीं लगाते फोन, मगर आजकल के पेरेंट्स ऐसे हो गए हैं कि वो चाहते हैं कि हम लोग फोन लगाएं। तो चूंकि वो लोग फीस देते हैं, आप लोग देते नहीं, फीस वो लोग देते हैं, माता पिता आपके, तो हमको उनके हिसाब से चलना पड़ता है ना। जैसा वो चाहते हैं वैसे ही करना पड़ता है, हमारी गलती नहीं। हो गया, लिख लिए? नहीं तो हमारे जमाने में तो ऐसा था, मेरे पिताजी कभी नहीं गए कोचिंग में, कौन सी कोचिंग में पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, बड़े चिल थे वो, कभी पूछे भी नहीं क्या हो रहा है। स्कूल कोचिंग वाले बोलते थे 2000 फीस है, मैं 2500 मांगता था, 2000 ले जाकर कोचिंग वालों को दे देता था उस जमाने में, है ना। 500 रुपये मेरे ट्रांसफर चार्ज है नहीं, वो मैं रख लेता था। लेकिन आजकल के पेरेंट्स उतने लीनियंट नहीं है, ना उतने फ्री हैं। पहले जमाने के पेरेंट्स आप सोचो कितने फ्री हुआ करते थे, 16-17 साल में ब्याह करा देते थे, जा जी अपना जिंदगी। आजकल के तुमको दूसरी लड़की की तरफ देखने भी नहीं देते, कहाँ देख रहा है, इधर देख, है नहीं। चलो, तो जमाना अलग, तो वैसा कहानी। हाँ जी, तो अभी कई बार मेरे से बच्चा आके बोलता है कि सर जब ये लोग को पता है कि ऐसे आएंगे तो ऐसे कोलिजन होगा नहीं, तो ये लोग ऐसे आते ही क्यों हैं, ऐसे क्यों नहीं आते? तो भैया ये मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल हैं, गैसियस रिएक्शन है जो फास्ट होता है। ये गैस के मॉलिक्यूल खड़े हुए हैं या मूव कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, यहां से वहां, कम स्पीड से मूव कर रहे हैं, हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं, हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं यहां से वहां। अच्छा, इन लोगों की कितनी आंख होती? आंख, एक आंख, दो आंख नहीं होती, नहीं होती ना आंख, होती ही बोल रहा है ना, होती नहीं होती आंख, नहीं होती। अभी आप सोचो मैं आप लोगों की खूब एनर्जी दे दूं, अभी तो आप बैठे हो, मैं आपको खूब एनर्जी दे दूं और तो आप यहाँ दौड़ने लगोगे यहाँ से वहां, और आंख में आपके पट्टी बांध दूं, तो आप आंख में पट्टी बांध के दौड़ रहे हो, तो क्या होगा? एक दूसरे से टकराओ। हर बार जरूरी है कि सीधा ही टकराओ, या हर बार कोई हो सकता है कि कोई टकरा के इधर ऐसे गिर रहा हो, उतने में इधर से एक मार जाए, समझ आ रहा है? हो सकता है कि आप लोग ऐसे टकरा जाओ, कैसे भी टकरा सकते हो, है ना। ये मॉलिक्यूल उड़ रहे हैं, जरूरी है कि सीधा ही टकराएं, या ऐसे आ रहे हो तो ये वाला बोले अरे नहीं 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 नहीं, रोक 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 रोक, पीछे ले पीछे ले, फुल काट फुल काट फुल काट, आंधे 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 आंधे, ऐसा होगा क्या? नहीं, क्योंकि इनके पास रिवर्स गियर, आंख, ये सब नहीं है। अगर ये लोग उड़ते उड़ते किस्मत से ऐसे टकरा गए तो प्रोडक्ट बन गया, अगर उड़ते उड़ते ऐसे आ गए तो नहीं बना, अगली बार देखेंगे। ऐसे टकराने की जो प्रोबेबिलिटी होगी उतना परसेंट प्रोडक्ट बन जाएगा, ऐसे टकराने की जो प्रोबेबिलिटी होगी उतना परसेंट प्रोडक्ट नहीं बनेगा। समझ में आ गई बात? तो आपने को एक नया फैक्टर अप्लाई करना है जो किसको बताता हो? प्रोबेबिलिटी को। समझ में आया? तो लिखेंगे अगला पॉइंट, टू अकाउंट फॉर इफेक्टिव कोलिजन, टू अकाउंट फॉर इफेक्टिव कोलिजन्स a new factor कैपिटल P, कैपिटल लिखना नहीं है, बनाना है, P must be introduced, which is known as probability factor, or steric factor, समझ में आ गया? ठीक, which is known, कहाँ छूटा? स्टेरिक, STERIC, प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर। समझ में आ गया? अब इधर देखना भैया, ZAB क्या है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन विद और विदाउट एनर्जी, कोई मतलब नहीं। ZAB इंटू E की पावर माइनस EA बाय RT, इट इज द नंबर ऑफ कोलिजन हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू
एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसके आगे मान लो मैंने टोटल 100 कोलिजन कराए, 100 में से हाफ फ्रैक्शन ऐसा था जिनकी एनर्जी ज्यादा थी, तो कितना प्रोडक्ट बनेगा 50। अब इन 50 में से भी हाफ फ्रैक्शन ऐसा है जिनका ओरिएंटेशन भी प्रॉपर है, तो अब कितना ही प्रोडक्ट बन जाएगा, केवल 25। समझ में आया? तो हमने ये हाफ, ये किस चीज को दर्शा रहा है, प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये 100 किसको दर्शा रहा है, टोटल कोलिजन यानी ZAB। ये हाफ किसको दर्शा रहा है, हायर एनर्जी यानी ई की पावर माइनस EA/RT। और ये हाफ किसको दर्शा रहा है, प्रॉपर कोलिजन, जिसको कौन दर्शाता है, कैपिटल P। समझ में आए? तो नया फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो K इज इक्वल टू कैपिटल P इंटू Z इंटू ई की पावर माइनस EA/RT। ये बन जाएगा पूरा इक्वेशन। समझ में आया? पक्का? ठीक, इसको लिख लेंगे। ठीक, इसका इस पे न्यूमेरिकल नहीं बनता हमारे सिलेबस में, केवल इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है कि ये क्या चीज है। ये ई की पावर माइनस EA/RT क्या है, ये वो फ्रैक्शन है जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे, ZAB क्या है और P क्या है, वो फ्रैक्शन जिनका कोलिजन प्रॉपर। समझ में आ गया? अब बताओ एक रिएक्शन के होने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है। एक तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें और उनकी एनर्जी सफिशिएंट एनर्जी हो, मिनिमम एनर्जी हो, और उनका कोलिजन का ओरिएंटेशन प्रॉपर हो। तो लिखेंगे फॉर अ रिएक्शन टू अकर, फॉर अ रिएक्शन टू अकर reacting molecules, for a reaction to occur, comma, reacting molecules must fulfill, reacting molecules must fulfill the following two conditions. The reacting molecules must fulfill the following two conditions. Number one, they must have a minimum amount of energy, they must have a minimum amount of energy और दूसरा लिखेंगे collisions between them, collisions between them, collisions between them must have, collisions between them must have proper orientation, collisions between them must have proper orientation, उनके बीच का ओरिएंटेशन कैसा हो, प्रॉपर। समझ में आ गया भैया? पक्का? ठीक, चलो, तो ये था कोलिजन थ्योरी। आगे हेडिंग डालेंगे भैया, एक छोटा टॉपिक पीछे का बचा हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ using, determination of rate law using mechanism of reaction, determination of rate law using mechanism of reaction, reaction का mechanism। ठीक, using mechanism of reaction। ठीक, आओ, अब जैसे कोई मैकेनिज्म दिया हुआ है, जैसे मान लो एक रिएक्शन है मेरे पास में 2O3 से 3O2 बन रहा है ना, इसका रेट लॉ निकालना है, डिराइव रेट लॉ फॉर द रिएक्शन दिस, है ना, इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है, कैसे हो रहा है रिएक्शन उसको बोलते हैं मैकेनिज्म। इसका रिएक्शन दिया है O3 और O3 से बन रहा है अपने को O2 प्लस O। ठीक, ये वाला फास्ट स्टेप है। अगला वाला O3 प्लस O से 2O2 बन रहा है, ये स्लो स्टेप। समझ में आ गया? और इसका रेट लॉ डिराइव करना है।
ठीक, अब यहाँ अपन सॉल्यूशन करेंगे। अब बताओ भैया, यहाँ पे इस रिएक्शन में दो स्टेप है, एक फास्ट स्टेप है, एक स्लो स्टेप है। ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है? स्लो वाला, चूंकि वो क्या होता है, रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वही रेट डिटरमाइन करेगा। तो रेट इक्वेशन या रेट वाले इक्वेशन कहाँ लगाना ज्यादा अच्छा है, फास्ट वाले पे या स्लो वाले पे? स्लो वाले पे। ठीक है, तो लिखेंगे भैया, टू डिराइव रेट लॉ फ्रॉम अ मैकेनिज्म। क्वेश्चन लिख ली क्या? नहीं लिखे हो तो ठीक है, फिर वही हेडिंग के बाद लिख लो, और अगर क्वेश्चन लिख लियो तो नीचे लिख लो, कहीं भी लिख लो मगर टू डिराइव क्या बोला मैं? रेट लॉ फ्रॉम अ मैकेनिज्म अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन, टू द slowest step of the mechanism. Apply law of mass action to the slowest step of the mechanism. mechanism के slowest step पे क्या अप्लाई करना है अपने को? law of mass action. आओ अब इसका सॉल्यूशन, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन टू आरडीएस। ये आरडीएस लॉ ऑफ मास एक्शन याद है क्या किसी को? है N1 मोल्स ऑफ A प्लस N2 मोल्स ऑफ B गिव्स प्रोडक्ट। इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार ROR बराबर क्या होगा? K इंटू A की पावर N1 और B की पावर, अच्छा, और रेट लॉ के अनुसार क्या होगा? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ ROR इज इक्वल टू K इंटू A की पावर X और B की पावर Y। ये रेट लॉ कैसा होता है? एक्सपेरिमेंटल, और ये कैसा होता है? थ्योरेटिकल। याद आ गया? तो अभी हम लोग यहां लगाने वाले लॉ ऑफ मास एक्शन को आरडीएस पे। आरडीएस, ठीक है जी, आरडीएस मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बोलो भैया क्या लिखूं मैं? ROR इज इक्वल टू K इंटू O2 लिखूं, ओजोन लिखूं? O2 लिखूं, ये वाला O2 लिखूं कि ओजोन लिखूं? ओजोन। क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट प्रोडक्ट, पूछ लो उससे क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं? हाँ, तो क्या आ जाएगा बोलो? O3 की पावर क्या? 1 इंटू O की पावर 1। समझ में आ गया? ओजोन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना नजर आ रहा है? ओजोन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या नजर आ रहा है? 1। और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्या आ रहा है? ये हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? रेट लॉ फॉर द रिएक्शन दिस, इसके लिए निकालने जा रहे हैं। इस रिएक्शन में ओजोन आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। ऑक्सीजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। हम लोग ये निकालने वाले हैं इस रिएक्शन के रेट को कौन प्रभावित करता है? कौन प्रभावित कर रहा है? ओजोन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो कैसे प्रभावित करेगा? मतलब ये गलत है ना? या ऑक्सीजन को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हम लोग रेट लॉ किसका निकाल रहे हैं? इसका। तो इसके रेट लॉ में कौन आना चाहिए? जो उस रिएक्शन में है, जो उस रिएक्शन में नहीं है। दिख रहा है क्या वहां? रेट लॉ हम लोग पूरे रिएक्शन के लिए निकालते हैं, हर स्टेप के लिए नहीं निकालते। मैं कहीं लिखाया हूं आपको मॉलिक्यूलरिटी और रेट लॉ वाले डिफरेंस में। मॉलिक्यूलरिटी, इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कितना हो? 2। क्या होता है मॉलिक्यूलरिटी? जितने लोग रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा? इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 2। समझ में? तो मॉलिक्यूलरिटी हर स्टेप के लिए निकालते हैं, जबकि ऑर्डर हम लोग पूरे रिएक्शन के लिए निकालते हैं। इस पूरे रिएक्शन में ओजोन तो आ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन आ रहा है क्या? तो हमको वहां से ऑक्सीजन को, यहां से ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। वो है ही नहीं वहां, तो काम का है क्या? तो हम लोग इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अब फास्ट वाले स्टेप का उपयोग करेंगे। ये कैसा रिवर्सिबल स्टेप है? मतलब इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है क्या आपको? फ्रॉम फास्ट स्टेप। क्या था फास्ट स्टेप? O3 से क्या बन रहा है? O2 प्लस O। के इक्विलिब्रियम याद है क्या आपको? कैसे लिखते हैं के इक्विलिब्रियम? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। बोलो क्या हो जाएगा? के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू O2 की पावर 1, O की पावर 1 अपॉन क्या? O3।
मेरे को किसका कंसंट्रेशन चाहिए, यहां से ओ का कंसंट्रेशन चाहिए, तो ओ का कंसंट्रेशन बराबर के इक्विलिब्रियम इंटू O3 अपॉन O2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ O। समझ में आया? इसको मैं इक्वेशन 1 मान ले रहा हूं। अगेन इक्वेशन 1 ले आया मैं। इक्वेशन 1 क्या था? ROR बराबर के इंटू ओजोन की पावर 1 और ओ की पावर 1। ये रेट लॉ आ तो गया है। इस रेट लॉ में क्या प्रॉब्लम है हम लोगों को? सर हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पता नहीं पगले हो है। किसका प्रॉब्लम है? ओ का प्रॉब्लम है। ओ जो है हमारे ओवरऑल रिएक्शन में नहीं है, तो उसके रेट लॉ में आ सकता है नहीं आ सकता है? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना, तो इसको ओ को क्या करना, हटाना है, तो इस ओ को यहां लिख दे। क्या हो जाएगा बोलो? के इंटू O3, ओ की जगह क्या आ जाएगा? के इक्विलिब्रियम इंटू O3 अपॉन क्या? O2। ठीक, इसको अच्छे से लिख रहा हूं मैं। के इंटू के इक्विलिब्रियम O3 की पावर 2 हो गया, O3 की पावर 1 और 1 2, और ये वाला ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो? O2 की पावर -1। अब एक कांस्टेंट इंटू दूसरा कांस्टेंट, नया कांस्टेंट आ जाएगा, तो मैं लिखने वाला हूं ROR बराबर K डैश O3 का स्क्वायर और O2 पावर -1। अब बताओ भैया, O3 के रिस्पेक्ट में, ओजोन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है? 2, और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है? -1। ये क्या बता रहा है? जैसे जैसे मैं ओजोन की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, अगर मैं ओजोन की कंसंट्रेशन डबल करूंगा तो रिएक्शन का रेट कितना टाइम्स हो जाएगा? अरे इसको डबल करूंगा तो रिएक्शन का रेट कितना टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स। क्यों 4 टाइम्स हो जाएगा? स्क्वायर में, है ना? समझ में आया? और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा, डबल करूंगा तो रेट क्या हो जाएगा? हाफ, क्योंकि कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आया? पक्का? क्या करना है अपने को? जो मैकेनिज्म दिया है उसका स्लोएस्ट स्टेप ढूंढना है, और स्लोएस्ट स्टेप में क्या लगाना है? लॉ ऑफ मास एक्शन। फिर हमें यह देखना है क्या कोई ऐसी चीज है जो ओवरऑल रिएक्शन में नहीं है। अगर वो ओवरऑल रिएक्शन में नहीं है तो हमको क्या करना है? दूसरे स्टेप्स की मदद से उसको वहां से हटाना है। समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक हो जाएगा। चलो इतना नोट करो, फिर मैं देता हूं आपको सवाल। ये इधर का नहीं लिख रहा ना, ये सब याद दिलाने के लिए था आप लोगों को, जो आप लोग भूल जाते हैं कभी कभी। हम लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन क्यों लगाया? सीधा रेट लॉ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि रेट लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, हम लोग उसको सीधा नहीं लगा सकते, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ठीक है? लॉ ऑफ मास एक्शन कैसा होता है? थ्योरेटिकल। तो हमने क्या किया? लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दिया, है नहीं? तो
तो हमने क्या किया, लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दिया। अब लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया हमने किसमें, स्लो वाले में। स्लो वाले में ही क्यों लगाया, फास्ट में क्यों नहीं लगाया? स्लो वाला क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग मेन स्टेप होता है। लगा लिया, बढ़िया चल रहा था। अब इसी को क्यों नहीं मान लिया, क्योंकि इसमें एक वो चीज आ रही थी जो ओवरऑल रिएक्शन में नहीं है, तो जो नहीं है उसको हटा दिया हमने, बस इतना करना है, ठीक हो जाएगा। हम्म, हो गया क्या? हो गया, लिख लिए, क्वेश्चन लिखेंगे भैया। फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन A2 plus B2 gives 2AB, 2AB. Following mechanism is given. A2 से A plus A, यह है फास्ट, और फिर हो गया अपना A प्लस B2 से B2, यह स्लो, फिर A प्लस AB2, ये भी फास्ट है, और इससे बन रहा है 2AB। ठीक, ये दिया मैकेनिज्म। डिराइव रेट लॉ, derive rate law and find order of reaction. बेटा आ गया क्या आंसर तुम लोग का? आ गया? मेरे को हंसी देख के लगा आ गया होगा करके, है? नहीं? कुछ हो रहा है भैया? आ रहा है किसी का? आ गया आंसर? क्या है गुड़िया? नहीं, मन तो नहीं लग रहा है मेरे को। और कोई? एनीवन एल्स? हाँ,
3/2, हाँ 3/2। मैं करूं बेटा? करूं मैं हल करूं? तुम लोग तो बातें कर रहे हो, बस हल कहाँ कर रहे हो? चलो एक बार और देख लो। क्या करना है अपने को? अपने पास केवल एक ही चारा है, वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। क्यों लॉ ऑफ मास एक्शन? क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन कैसा होता है? थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल डेटा है नहीं अपने पास। किस पे लगाएंगे लॉ ऑफ मास एक्शन को? टू स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है भैया? ए प्लस B2 से क्या बन रहा है? AB2। अब बोलो AB2। हाँ जी, ROR बराबर क्या हो जाएगा? K/A और B2। अब इस ओवरऑल रिएक्शन में इसका रेट लॉ निकालने जा रहे हैं हम। इसके रेट लॉ में B2 तो आता है लेकिन A नहीं आता, तो हमको किसको हटाना है? A को। किसकी मदद से हटाऊं मैं? फर्स्ट वाले रिएक्शन की मदद से, है ना? तो फ्रॉम द रिएक्शन A2, और ऐसा वाला एरो डाला है A+A, क्या लिख सकता हूं बोलो मैं? K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट A/A अपॉन क्या? A2। A/A क्या हो गया बेटा? A² अपॉन A2। ये हो गया K इक्विलिब्रियम। यहां से K इक्विलिब्रियम इंटू A2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? A का स्क्वायर। अपने क्या चाहिए? A। तो कैसे करूं? स्क्वायर को इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा भैया? स्क्वायर को इधर भेज दूंगा तो मैं K इक्विलिब्रियम इंटू A2 पूरे की पावर क्या? हाफ बराबर A। आ गया? इसको उठा के मैं इस पे पुट कर दूंगा, ये दे। हाँ, तो ROR बराबर K इंटू K इक्विलिब्रियम की पावर हाफ, A2 की पावर हाफ, और क्या भैया? B2। ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? K डैश इंटू A2 की पावर हाफ और B2 की पावर 1। बोलो भैया ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालते हैं? एक्स और वाई को ऐड कर देते हैं। बोलो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2 + 1 कितना आ जाएगा? 3/2। समझ में आ गया? पक्का हो जाएगा? चलो लो जल्दी सॉर्ट करो, जल्दी से। जल्दी नोट करेंगे भैया, जल्दी जल्दी। कहाँ गया, कहाँ गया? भेजा क्या? 2 मिनट पढ़ा लूं, क्वेश्चन देके देखता हूं। हो गया बेटा? लिखेंगे फॉर द रिएक्शन
हटा दूं इसको। फॉर द रिएक्शन 2NO2 plus F2 gives 2NO2F. Following mechanism is given. NO2 plus F2, ये स्लो स्टेप है। NO2F2 और NO2F2 प्लस NO2, ये फास्ट स्टेप है। 2NO2F। डिराइव रेट लॉ, डिराइव रेट लॉ। हो गया क्या बेटा? आ गया आंसर? आ गया? आ गया आंसर? क्या है ऑर्डर? क्या है ओवरऑल ऑर्डर? 2। आ भैया चलो कर लो कर लो, जल्दी करो, जल्दी 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 करो। अगर कोई इशू भेजेगा तो सामने वाला आपको बोलेगा कि कैसे करना है, बस इसलिए और थोड़ा गेट गिरा देगा। अब रुक जा रहा 15-20 मिनट, कितने बजे तक निकलेगा? हाँ बेटा, आया क्या? आंसर आया? क्या करेंगे बोलो? अप्लाइंग क्या स्टेप है? पहला अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन टू स्लोएस्ट स्टेप। अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन टू स्लोएस्ट स्टेप। हाँ जी बोलिए, स्लोएस्ट स्टेप ये वाला है। ROR बराबर K इंटू NO2 इंटू F2। अब क्या करना है? जो नहीं है उसको हटाना है। कौन नहीं है? दोनों है, तो किसी को हटाने की जरूरत है क्या? हो गया, इतना ही करना है बस। समझ में आ गया? यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर कितना आ जाएगा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2। यहां अपने शब्दों में भले लिख लेना कि कोई दोनों ही ओवरऑल रिएक्शन में है, इसीलिए रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। बाद में आपको ध्यान रहे, है ना? अपने शब्दों में लिख लेना, यहां दोनों ही ओवरऑल रिएक्शन में है। लाओ मॉड्यूल निकालो जल्दी से, PYQ लगाएंगे 2-4 को जल्दी से। अरे यार हल्ला मत करो यार प्लीज, इतने बढ़िया लगते हो जो आप लोग जवाब देते हो, लेकिन वही मुंह खोल के पूरा बेकार कर देते हो। मत करो बेकार। पेज नंबर 53, पेज नंबर 53 खोलेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 26।
पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 26। पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 26। हाँ, बन गया। जिनका हो गया वो आगे बढ़ेंगे और आएंगे। आप लोग कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया? पेज नंबर 64 में क्वेश्चन नंबर 47, 48। हाँ, वो नीचे में है बेटा, 47, 48 दिखाए ना, हेडिंग डली। पेज नंबर 64 खोलो, पेज नंबर 64। पेज नंबर 64 में क्वेश्चन नंबर 47, 48। वो बताना है क्या मेरे को? ये वाला पेज नंबर 53 का क्वेश्चन नंबर 26 किसी नहीं बनाओ? एनीवन बताइए भाई, मैं बता दूंगा यार। बोलिए एनीवन। सबका आ गया? वैभव बता दूं? ये मेरा लड़का है, एक नंबर भाई, वेरी गुड मेरा भाई। आओ, मैं बताना चाहता हूं भाई, मेरी रोजी रोटी। आप बोलोगे नहीं मत बताओ तो मैं क्या करूंगा फिर? जिनका नहीं बना वो लोग बोर्ड पे देखेंगे। पिछला सवाल बता रहा हूं, पेज नंबर, मगर दूसरे लोग बात नहीं करेंगे। पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 26। x2 प्लस y2 से 2xy बन रहा है। इसका मैकेनिज्म में स्लो स्टेप जो दिया है वो दिया x प्लस y2 गिव्स xy प्लस y। ये स्लो स्टेप है वैभव, ऐसा दिया हुआ है। ROR बराबर क्या हो जाएगा? k इंटू एक्स की पावर 1 और y2 की पावर 1। अब इस ओवरऑल रिएक्शन में इसका रेट लॉ निकालना है अपने को। इसका रेट लॉ निकाल रहे हैं, तो इसके रेट लॉ में क्या दिक्कत है बताओ? x आ रहा है क्या? x2 आ रहा है। हमारे पास रेट लॉ में क्या आ रहा है? x। तो इस x को हटाना है। x को हटाना नहीं हटाना है? अरे x हटेगी तब तो नहीं आएगी बे। तो x को हटाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? देख देख, उसमें मेरा क्या है? देख के मुस्कुरा रहा है, सवाल देख में नहीं कर रहा है। देख उसमें, देख x को हटाने के लिए, तेरी बुक कहाँ है? हाँ, तो अपने पाप कब्जे में ले उसको। हाँ, जो गरीबों के पास नहीं है अपना खुद निकालेंगे। हाँ, पेज नंबर जल्दी खोल, पेज नंबर 53। तेरे लिए रुका हूं, पेज नंबर का होश नहीं है उसको। मिला? पेज नंबर 53 मिल गया। अब किसको हटाना है मेरे को? x। तो x को हटाने के लिए देख, सबसे ऊपर वाला जो रिएक्शन दिया है ना, क्या दिया है? x2। ये दो तरफ एरो दिया है, x प्लस x। इसका उपयोग करेंगे। k इक्विलिब्रियम। बेटा बातचीत मत करो प्लीज, है ना? मैं थोड़े ही प्लीज लाता हूं घर से, फिर मैं गुस्से में आ जाऊंगा, फिर एक आध को कूट दूंगा जबरदस्ती, है ना? तो मत करो हरकतें यार। शांति से एक आदमी बता रहा है, बता लेने दो उसको। रोजी रोटी कमाने आया, कमा लेने दो यार। है आप तो क्या है, आपका क्या है? हाँ, एक्स चाहिए अपने को। तो अपन क्या करेंगे? इस x2 को यहां ले आएंगे। यहां क्या हो जाएगा बेटा? x का स्क्वायर। अब क्या करूं? रूट ले लूंगा। तो k इक्विलिब्रियम की पावर हाफ और x2 की पावर हाफ बराबर क्या आ जाएगा? x। इसको उठा के हम यहां पुट कर देंगे। समझ गया? ये जब यहां चला जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्त? ROR बराबर k, यहां k इक्विलिब्रियम की पावर हाफ, x2 की पावर हाफ और y2। हाँ जी, इस पूरे को क्या लिखेंगे? k डैश x2 की पावर हाफ और y2। ओवरऑल ऑर्डर बोलो बेटा, ओवरऑल ऑर्डर 1 प्लस हाफ कितना? 3/2 या 1.5। ठीक है?
चलो जल्दी पेज नंबर 64 खोलेंगे बाकी लोग। पेज नंबर 64। द ऑब्जर्व्ड रेट एक्सप्रेशन, द रेट एक्सप्रेशन, एक मिनट। एक मिनट रुकना है। हाँ बेटा आ जाओ। The rate for the reaction H2 plus 2NO gives N2 plus 2H2. The observed rate expression is K forward is equal to this. The rate for the reverse reaction is, ओहो मैकेनिज्म तो दिया नहीं है। आओ लेकिन कोशिश करते हैं। के भी तो आएगा, रिवर्स में N2 हो जाएगा। हाँ कौन सा? हाँ तो फर्स्ट और थर्ड दोनों हो सकता है, उसके अलावा वाला नहीं हो सकता। अब कुछ दिया नहीं ना अपने को, तो रिवर्स में अपन दोनों को ले लेंगे। फर्स्ट वाला नहीं हो सकता, फर्स्ट वाले में नीचे एनओ दिया है ना। क्या होता है आरओआर? आरओआर क्या होता है? N1 मोल्स ऑफ ए प्लस N2 मोल्स ऑफ बी गिव्स प्रोडक्ट। इसके लिए आरओआर बराबर क्या लिखेंगे? ए की पावर N1 और बी की पावर N2। अब ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, अभी के बैकवर्ड के लिए बैकवर्ड हो गया, M1 मोल्स ऑफ सी और M2 मोल्स ऑफ डी। अब बैकवर्ड के लिए क्या लिखेगी तू बोल? ये के फॉरवर्ड था, बैकवर्ड के लिए कांस्टेंट क्या हो जाएगा? के बैकवर्ड के बी। अच्छा यहाँ ए और बी यानी क्या लिखे? रिएक्टेंट। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन हो जाएगा? सी और डी। तो क्या लिखेंगे बोलो? सी की पावर और डी की पावर। ऐसे सोच के करना है, सोचो जल्दी, सोचो जल्दी, सोचो जल्दी से। हेलो हाँ जी, कहाँ पे? रायपुर में, भिलाई में? रायपुर में नहीं मिल पाऊंगा मैम, एक्चुअली आज मैं भिलाई रहता हूँ। आपको मैं या तो कल मिल जाऊंगा या परसों मिल जाऊंगा। कल मैडम शाम के 5 बजे से लेकर के 6 के बीच में आ जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, शाम के, है ना? कौन सी क्लास में बच्चा आपका है? अच्छा अच्छा अच्छा, जी 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 जी। हाँ तो ठीक है मैम, आप फिर शाम के 5 से 6 के बीच आ जाइएगा, है ना? जी ठीक ठीक, ओके। हाँ हो गया क्या? क्या है आंसर? सेकंड वाला आ जाएगा, चूंकि N2 और H2O का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आओ वो सारा हुआ क्वेश्चन है, नीचे वाला आओ। 48 1.5। अब ये वाले क्वेश्चन में और ये वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है? वो H2 और Y2 लिया और वाले क्वेश्चन में क्या लिया है? A2 और B2। वो आया नीट 2017 में, आया जेई 2025 मतलब। तो आप ये नहीं कह सकते कि नीट का क्वेश्चन अलग है, जेई क्वेश्चन अलग है, दोनों क्वेश्चन सेम। दिख रहा है सेम, तो पढ़ लोगे थोड़ा सा काम हो जाए, बन जाएगा सबसे पक्का। कर लोगे, पढ़े आगे, मैकेनिज्म वाला आ गया समझ में। और कुछ तो नहीं, देख लू एक आध बार। एक और कर लो, आओ पेज नंबर 79। पेज नंबर 79, आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 763।
हाँ बेटा, आ गया? क्या दिख रहा है आपको? स्लो रिएक्शन कौन सा है? बीच वाला स्लो रिएक्शन। मैं यही कर दूं, आप वहां देख लेना। स्लो रिएक्शन बीच वाला है, तो ROR बराबर के, ए बेटा बातचीत नहीं, N2O2, मुंह बंद कर ले बेटा, फिर क्या मैं बोल दूंगा बुरा लग जाएगा, तो बोलना नहीं चाहता किसी को, शांति से बैठो। ROR बराबर क्या? के N2O2 इंटू H2। आ गया? अब ऊपर वाले रिएक्शन में देखो आप, क्या चीज, H2 तो है अपने पास, H2 है कि नहीं है, लेकिन N2O2 नहीं है। तो N2O2 को हटाने के लिए क्या करेंगे अपन? इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेंगे, के इक्विलिब्रियम। अच्छा, के इक्विलिब्रियम बराबर क्या होता है? हाँ, सृष्टि के इक्विलिब्रियम, ये K1 और K-1 के टर्म्स में के इक्विलिब्रियम को क्या लिखेंगे? बात करने में बहुत तेज है, मुंह बंद करके बैठना नहीं, बता रहा हूं, कूट दूंगा मैं। हाँ, के इक्विलिब्रियम बराबर होता है बेटा के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। ठीक है, अब के फॉरवर्ड, आप देखो उसमें के फॉरवर्ड क्या लिखूंगा मैं? K1 अपॉन K-1 लिखूंगा, K1 अपॉन K-1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट N2O2 अपॉन रिएक्टेंट क्या? NO का होल स्क्वायर। मेरे किसको हटाना है? N2O2। तो ये हो गया K1 अपॉन K-1 इंटू NO का होल स्क्वायर बराबर क्या? N2O2। इसको यहां पुट कर दो, तो ROR बराबर K2 बराबर K2। देखो सेकंड वाले कांस्टेंट कौन सा दिया है? K2 और N2O2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा भैया? K1 अपॉन K-1 इंटू NO का होल स्क्वायर इंटू H2 की पावर 1। ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया? 3। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं, कभी कभी पूछ लेता है ओवरऑल रेट कांस्टेंट कितना है, तो ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा बोलो भैया? कैसे लिखते हैं अपन इसको? ROR इज इक्वल टू K डैश इंटू NO का होल स्क्वायर और H2 की पावर 1। तो ये क्या चीज हो जाता है आपका? ओवरऑल रेट कांस्टेंट। अब बोलो K डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? K2 K1 अपॉन K-1। समझ में आया? पक्का हो जाएगा? चलो एक क्वेश्चन और करना है अपन, बुक खोले हुए हैं तो 2 मिनट लगेगा। आ गया था सबका? नोट कर लो भैया। कहाँ चला गया यार? हाँ, ये वाला है। पेज नंबर 81 खोलना बेटा, पेज नंबर 81, पेज नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे सब लोग। पेज नंबर 81 में क्वेश्चन नंबर 79, ये कराया क्या मैं आपको? है पेज नंबर 81 में क्वेश्चन नंबर 79 है, कराया हूं क्या मैं? कराया हूं नहीं कराया हूं क्लास में? अरे हाँ या ना? करा दिया हूं? मेरे को याद नहीं, मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूं। हमको भी थोड़ी नहीं याद है सर। है? सोचो क्या गए गुजरे हो तुम लोग, यही नहीं पता है क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। छी, चलो पढ़ो, सवाल को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। अब मन में पढ़ो, मन में, अपने अपने मन में पढ़ो। मैं करूंगा बेटा? आप ही करना है सर? नहीं बनेगा, इसीलिए करा रहा हूं मैं, ताकि बन जाए आपसे। फॉर अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 3 स्टेप एट द सेम टेम्परेचर, ओवरऑल रेट कांस्टेंट। देखो ये ओवरऑल रेट कांस्टेंट निकाले ना,
इसी को बोल रहा है ओवरऑल रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू K1 K2 बाय K3 if EA1 EA2 and EA3 are 40 50 and 60 किलो जूल द ओवरऑल EA इज कितना किलो जूल पर मोल। देखना इधर K इज इक्वल टू क्या होता है A E की पावर माइनस EA बाय RT। चाहिए अपने को EA भी चाहिए और K भी चाहिए। यहां K इज इक्वल टू इसको देखना ना K1 K2 बाय K3 है। K की जगह लिख रहा हूं A E की पावर माइनस EA बाय RT, ये ओवरऑल हो गया इज इक्वल टू A1 E की पावर माइनस EA1 बाय RT। टेम्परेचर सबके लिए सेम रहेगा, ये माइनस लगा है ना, इंटू A2 E की पावर माइनस EA2 बाय RT डिवाइडेड बाय A3 E की पावर माइनस EA3 बाय RT। समझ में आया पक्का? सारे A को मैंने एक तरफ लिख लिया, A E की पावर माइनस EA बाय RT इज इक्वल टू देखना A1 A2 बटे A3 एक साथ लिख दिया, चल जाएगा। E की पावर लिखने जा रहा हूं, देखना E की पावर माइनस EA1 बाय RT, फिर ये प्लस हो जाएगा तो क्या आएगा माइनस EA2 बाय RT, और ये नीचे से ऊपर जाएगा टाइम कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, प्लस क्या EA3 बाय RT। ये E की पावर माइनस EA बाय RT, इसको A डैश मान ले रहा हूं मैं। E की पावर क्या एलसीएम आएगा बोलो RT माइनस EA1 माइनस प्लस, अब दोनों को कंपेयर करो। ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, अच्छा ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी क्या है ये, कंपेयर करो, क्या बोल सकते हो बोलो ऑन कंपेयरिंग क्या बोल सकते हैं माइनस EA इज इक्वल टू क्या माइनस EA1 माइनस EA2 प्लस ये। समझ में आया? इसको अंदर भेज दो माइनस को तो क्या हो जाएगा EA इज इक्वल टू EA1 प्लस माइनस, अब EA1 का वैल्यू कितना दिया ढूंढो 40 50 60, तो बस 40 प्लस 50 माइनस 60, 40 प्लस 50 90 माइनस 60, कितना आंसर आ गया 30 किलो जूल पर मोल। इसको कॉपी में नोट करेंगे और मेरे को क्वेश्चन नंबर 8080 उसके जस्ट नीचे वाला हल करके दिखाएंगे, ठीक है जी। चलिए जल्दी से नोट करेंगे और क्वेश्चन 8080 कॉपी में, समझ में आया कैसे करना है क्वेश्चन वाला? चलो जल्दी नोट करो। है बेटा 100 आएगा,
हाँ बेटा हो गया क्या? आयत वो 80 वाला, 80 वाला आखिरी वाला नहीं 7, हाँ 80 वाला। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्विंग the elementary reaction in each step required. If the overall rate constant for the above transformation k is equal to k1 k2 by k3, तो ये निकालना है। हटा दो इसको, तो आ जाओ भैया। क्या बोल रहा है? k इज इक्वल टू k1 k2 बाय k3, a e की पावर माइनस ई ए बाय आर टी इज इक्वल टू, अभी कैसे लिखूं? पूरा लिखना पड़ेगा ना, a1 e की पावर माइनस ई ए वन बाय आर टी इंटू ए टू ई की पावर माइनस ई ए टू बाय आर टी अपॉन ए थ्री ई की पावर माइनस ई ए थ्री बाय आर टी। समझ आ गया पक्का? ठीक। नाउ क्या हो जाएगा बोलो भैया? ए वन ए टू बाय ए थ्री इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ई ए वन बाय आर टी माइनस ई ए टू बाय आर टी और प्लस ई ए थ्री बाय आर टी इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई। अब मैं वो, अब आपको पता है एलसीएम आएगा, आ जाएगा, सीधा लिख दूं मैं, माइनस ई ए इज इक्वल टू माइनस ई ए वन माइनस ई ए टू प्लस ई ए थ्री। ठीक, ई ए इज इक्वल टू ई ए वन प्लस ई ए टू माइनस ई ए थ्री। ओवरऑल ई ए कितना दिया? 400, 400। और ई ए वन कितना दिया है? और ई ए टू कितना दिया है? और ई ए थ्री फाइंड करना है, तो ई ए थ्री आ जाएगा 100। आ गया, उसको इधर कर लेंगे, तो ई ए थ्री इज इक्वल टू क्या? 100। तो ये सवाल, या इस सवाल के साथ भैया अपना नीट के लिए, बोर्ड के लिए चैप्टर है वो समाप्त हो गया। जेई के लिए मेरे को 15 मिनट और चाहिए, मात्र 15 मिनट, है ना? 15 मिनट में मेरे को दो, मतलब ये भी जेई का ही है, जेई में आया, देख लो आप। ये नहीं सोचना कि जेई का आप पढ़ाना शुरू करेंगे, जेई सवाल बना लियो आप, है ना? थोड़ा देर पहले एडवांस का बना रहे थे, है ना? पढ़ा दिया साथ साथ में। जेई में दो छोटा छोटा टॉपिक और जो आज से 6-7 साल पहले पूछता था, आजकल नहीं पूछता है, मगर 6-7 साल पहले पूछा, रिसेंट ही है, तो मैं करा दूंगा आपको। आप हेडिंग डाल के छोड़ना भैया, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, अच्छा अब जो है अगली क्लास से मैं नया चैप्टर चालू करूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, अब अगर आप लोगों को, मैं वैसे तो मैं बोलना भूल गया था वहां, यहां आप लोगों को बोल दे रहा हूं, अगर आपकी कॉपी में 40, 50, 60, 70 पन्ना बचा हुआ है तो आप उस कॉपी को रख देंगे। आप उस कॉपी को वेस्ट नहीं होगा, डरना नहीं। उस कॉपी में हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ लेंगे जब पढ़ेंगे। अब एक आप नई कॉपी, लेकिन ये लेके आना अगली क्लास में, बचा है पढ़ाना अभी, है ना? मेरी बात सुन लो पहले, आप जो है उसमें क्या पढ़ लेना? कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक नई कॉपी बना लेंगे। अगर आप, बहुत अच्छा रहेगा कि आप वो मोटी कॉपी बनाए 400 पन्ने की, क्योंकि वो आपको लगेगा, क्योंकि मैं अगर लास्ट में भी पहुंच जाऊंगा तो मैं बोलूंगा उस दिन क्या पढ़ाया था, वो निकालो, ढूंढो कॉपी में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स में भी हेलो एल्केन लगेगा, आखिरी चैप्टर में भी 5वां चैप्टर लगेगा। समझ आ गई बात? तो आप मोटी कॉपी बना लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। नहीं, दूसरा, कल टेस्ट में कोई भी इस क्लासरूम के अंदर बैग और मोबाइल लेके नहीं घुसेगा। आप अपना बैग और मोबाइल सामने सोफे में रख के आएंगे, अपने मोबाइल को बैग के अंदर डालेंगे और सोफे में छोड़ के आएंगे। कोई मोबाइल लेके अंदर नहीं आएगा, केवल कंपॉक्स लेके आएंगे। ठीक है जी, चलो छुट्टी। हाँ, बाहर पूछ लो बेटा।